दिसंबर को 2023 को 14 हमारे पास 2023 को क्लास 11 का इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था, जिसको हम लोग कहेंगे वीकली टेस्ट हम लोग का हो रहा था। तो इस वीकली टेस्ट का जो हमारे पास क्वेश्चनरी है, उसी क्वेश्चनरी का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ना ये हम लोग देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट रियल के तहत चल रहा है, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग है, ये हम लोग देख सकते हैं। क्लास 11 है, टोटल कितना है, 40 मार्क्स का है, और ये किस सब्जेक्ट का होगा, इंग्लिश कोर का हो रहा है। ओके, और इसमें टोटल टाइम आपके पास कितना होगा, 90 मिनट्स का होगा। और हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं, किस तरह से इस बार क्वेश्चन आया था। ना सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, टोटल क्वेश्चंस कितना होंगे, 16 होंगे। 2 मार्क्स आर गिवन फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर के लिए, 3 मार्क्स दिया जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, साथ में हमारे पास क्या ना 5 मार्क्स होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। तो 2 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, 2 हो जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 हो जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। चौथा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, रॉन्ग आंसर देने से भी आपका कोई नेगेटिविटी में यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नंबर कटेगा नहीं। 1 से 10 आपका ऑब्जेक्टिव है, एंड साथ में हम लोग देख सकते हैं 11 से 12 हमारा शॉर्ट आंसर है, 13 से 14 शॉर्ट आंसर है लेकिन 3 मार्क्स का है, और 15 से 16 हमारे पास क्या लॉन्ग आंसर है। कोई स्टूडेंट को अलाउ नहीं होगा एग्जामिनेशन बिफोर जाने से पहले, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड प्रोफेसर गायटोंडे एंड खान साहब गेट ऑफ। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड प्रोफेसर गायटोंडे एंड खान साहब गेट ऑफ। सो सबसे पहले समझते हैं गेट ऑफ का मतलब क्या है। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी प्लेस को लीव करना, टू लीव अ प्लेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ जर्नी, या फिर टू लीव अ प्लेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनीथिंग। यहाँ पे गेट ऑफ का मतलब होगा कि किसी जगह को छोड़ना ताकि आप नया जगह जाएंगे या फिर नया कोई शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, गायटोंडे और खान साहब जो होता है, ये लोग मुंबई जा रहा होता है। मुंबई जिस ट्रेन में जा रहा था, उन लोग का उतरने वाला जगह रहता है विक्टोरिया टर्मिनस। कहाँ पे लोग जाने वाला था, विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ पे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ये एक हम लोग का रेलवे स्टेशन है, याद रहे। विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनका नाम था F.W. स्टेवेंस। F.W. स्टेवेंस भी लिखा रहता है, कभी S.W. स्ट्रॉस भी लिखा रहता है। इनके द्वारा 1888 में 1888 में F.W. स्टेफेंस के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये आर्किटेक्ट थे, जो इटालियन मॉडल में, एक्चुअली गोथिक आर्ट था, इसके तहत ये वाला टर्मिनस बनाया गया था। अभी इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस नहीं है, अभी इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। और याद रहे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत 2004 में विक्टोरिया टर्मिनस, या फिर यूं कहा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला है। इसी स्टेशन से ये लोग दोनों क्या करता है, ये लोग दोनों उतरता है और उतरने के बाद अपने अपने रास्ते चला जाता है। सो हम लोग ऐसा कहेंगे, जो प्रोफेसर गायटोंडे और खान साहब थे, वो कहाँ से गेट ऑफ करते हैं ना, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन से गेट ऑफ करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कौन सा थ्योरी, which theory as explained by Rajendra states that small change in any situation can result in a shift in behavior। नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में हम लोग बात करें। कैटास्ट्रोफ थ्योरी उस थ्योरी को कहते हैं जब हम लोग अपने कैरेक्टर में स्मॉल चेंजेस करते हैं, तो उससे हम लोग का बिहेवियर में भी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या हो गया, जब हम लोग अपने कैरेक्टर में चेंजेस करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, इससे हम लोग को बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो इसको हम लोग कैटास्ट्रोफ थ्योरम यानी डी आंसर नाम देंगे इसको। तीसरा, buck teeth and half weighted। ओके, buck teeth and half weighted who has been described here। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि किसे बक टीथ एंड हाफ वेटेड कहा गया। सो पहले मीनिंग जान लेते हैं। बक टीथ का मतलब होता है बक का जैसा दांत होना, दांत बाहर निकला होना, और जनरली इसे अगली कहा जाता है। एंड साथ में हमारे पास है हाफ विटेड। हाफ विटेड का मतलब होता है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम होता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होना।
जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम होगा, यानी बहुत कॉमन सेंस उसका होगा नहीं, उसे हम लोग कहते हैं हाफ वेटेड कहते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास चार्ली स्पेंस को कहा गया है डोरी का बॉयफ्रेंड को। ओके, सो बकतीत एंड हाफ वेटेड कौन है? चार्ली स्पेंस है, यानी दांत बाहर है, अगली दिखता है और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। फोर्थ नंबर, हु इज द राइटर ऑफ प्ले मदर डे? मदर्स डे बोल सकते हैं, प्ले का मतलब नाटक होता है, और मदर्स डे नाटक का लेखक कौन है? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जेबी प्रिस्टले। ओके, तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद आगे देखेंगे। अब हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द प्रोटैगनिस्ट ए फेयरवेल गिफ्ट? ना 5 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं प्रोटैगनिस्ट किसे कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट का मतलब जब कभी भी कहीं पे कोई नाटक चल रहा हो, कोई ड्रामा चल रहा हो, कोई स्टोरी चल रहा हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होगा, यानी लीड कैरेक्टर जो होगा, उस लीड कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। या मेल फीमेल क्या बात नहीं, प्रोटैगनिस्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो हम लोग के पास सिल्क रोड, जो हम लोग का 11th क्लास का एक कहानी है, सिल्क रोड, इस सिल्क रोड से होते हुए जो प्रोटैगनिस्ट रहता है उसे माउंट कैलाश जाना होता है। हालांकि माउंट कैलाश कहाँ पे? तिब्बत में। सो माउंट कैलाश में क्योंकि वो कोरा किए रहते हैं, कोरा एक्चुअली क्या होता है, बुद्ध धर्म में क्या होता है, टाइप ऑफ मेडिटेशन होता है, या फिर किसी का मानसिक भी हो सकता है, या फिर कोई पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास प्रोटैगनिस्ट रहता है, वो राभू बोल के एक जगह होता है, वहां से वो शुरू करता है और अपने साथ डैनियल स्टेथन को लेकर के कहा ना माउंट कैलाश जा रहा होता है। तो इस दौरान जब राभू में ये लोग रुका रहता है, डैनियल के माध्यम से उस जगह में राभू में एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है लामो। लामो को ये पता चलता है कि जो प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी लोग ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ना माउंट कैलाश जा रहे हैं, क्या करने के लिए? कोरा के लिए। कोरा क्या होता है? एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है, या फिर पिलग्रिमेज भी बोल सकते हैं। किसके लिए जा रहा है? क्योंकि कैलाश तो बहुत ठंडा इलाका होता है, इसलिए उस समय लामो क्या करती है ना, अपने टेंट में जाती है और उस समय सिप कोट का मतलब भेड़ का जो चमड़ा होता है उससे बना हुआ लॉन्ग स्लीव्ड एक कोट, ऐसे करके कोट ला करके तीनों को दिया जाता है। ये एक तरह का प्रेजेंट होता है या फेयरवेल होता है, क्योंकि वो लोग अब राबू छोड़ करके आगे जा रहा था, इसीलिए दिया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लामो के द्वारा एक कोट दिया गया था जिसको सिप कोट कहेंगे। अगेन 6 नंबर में क्या है? कोरा किसे कहते हैं? तो कोरा अभी हम लोग डिस्कशन किए, कोरा क्या था? एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है। ऑप्शन के आधार पर अगर पिलग्रिमेज होता तो पिलग्रिमेज लिख देते। ओके, नाउ 7 नंबर टेंस से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं टेंस हमारे पास 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस में भी 4 क्लासिफिकेशन होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हम लोग साइंटिफिकल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। Now, which tense is used to express general truth in facts? जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, ये हम लोग का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना, 7 क्वेश्चंस हो गया। अब आगे देखेंगे। ये हमारे पास दूसरा वाला स्लाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी एक ग्रामर का क्वेश्चन है। सो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? वर्ब फिलअप करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। अब काउंसिल मेड इट्स डिसीजन के लिए हमको समझना होगा काउंसिल क्या है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मेड हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये V3 है। सो हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमारे पास मेन वर्ब क्या V3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग का क्या लगेगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो हमारे पास हैव वर्ब। यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं, सभी के सभी हैव वर्ब है। तो अब हम लोग तय करेंगे कौन सा लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं ना, हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो हैव तो होने से रहा, हैव हैड नहीं होगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? हैज बचा। तो हम लोग क्या कहेंगे? द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। ये सिंपल हम लोग सेंटेंस यानी एरर बोल सकते हैं, या फिर डैश फिलअप के रूप में था ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सा सही तरीका है नोट्स बनाने का। तो नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका या अच्छा तरीका होता है, आपका जो भी पैसेज वगैरह उसको आप एक मस्त या फिर अट्रैक्टिव हेडलाइन दीजिए,
हेडलाइन देने के बाद आप सब हेडलाइंस बनाएंगे, सब हेडलाइंस बनाने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में यही चीज है, नोट्स बनाने के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, तो इस नोट्स मेकिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले ना हम लोग देख सकते हैं, सो 8 का आंसर हो गया सी और 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के ऊपर हो जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर जो होता है ये कहता है समराइजेशन। कोई भी आपके पास बड़ा कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई पैसेज है या फिर बहुत बड़ा कहानी है, आप उसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, कम शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो आप समराइजेशन करते हैं। तो समराइजेशन टेक्निक क्या हो ना, आप लॉन्ग चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग समराइजेशन टेक्निक का एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मोटा मोटी समझेंगे। समराइजेशन में लॉन्ग को शॉर्ट किया जाता है, सो एडिशन का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एडिशन तो लंबा चीज करने का काम करता है। सो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट समराइजेशन टेक्निक, सो दैट इज एडिशन। हम लोग एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना होता है, लॉन्ग चीज को शॉर्ट करना है ना, तो हम ऐड क्यों करने जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ये हो गया हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव जो शॉर्ट में लिखने का है। पहला, व्हाई डिड प्रोफेसर गाइटोंडे गो टू टाउन हॉल। अब सवाल है गाइटोंडे क्यों टाउन हॉल गए थे, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो प्रोफेसर रहते हैं उनका नाम रहता है गाइटोंडे, या फिर इनका नाम था ना गणे, उनका और एक नाम रहता है गणपत बोल के भी रहता है। ये एक्चुअली क्या रहते हैं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर रहते हैं, और पहले ये 5 किताब लिख चुके होते हैं, ये और भी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इनको क्या करना था अपना रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च का मटेरियल भी जानना था, साथ में प्रोफेसर थे तो टीचर का काम, टीचिंग का भी काम करते थे, और साथ में सेल्फ इंटरेस्ट भी था इनका की चीजों को जानने का। इन सभी पर्सनल और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी था, इन सभी कारणों से वो मुंबई जा रहे थे। मुंबई में बड़ा टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब थी, वो किताब को पढ़ करके जो स्टेटस क्या है अभी, इवेंट्स जो फैक्टर्स है, हिस्टोरियल फैक्ट्स क्या है, उनको जानना था। ओके, व्हाट मैसेज डज द ड्रामेटिस्ट ऑफ मदर्स डे ट्राई टू कन्वे। मदर्स डे के द्वारा क्या बात बताया जा रहा है, तो मदर्स डे में माओ का एवं जिनके वाइफ्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा किए गए जो काम होता है, उनके जो काम होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होता है। In order to recognize the works performed by mothers and wives, is they the dramatist portrait Mother's Day. Okay, शॉर्ट आंसर में जो 3 मार्क्स के होंगे, एक क्या है, हु वाज प्रोफेसर गाइटोंडे। सो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया गाइटोंडे हु वाज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ व्हाट वाज हिज प्लान इन बॉम्बे। ही वेंट बॉम्बे इन ऑर्डर टू स्टडी मोर, क्योंकि उन्होंने 5 किताब लिख चुके थे और भी वो रिसर्च कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे पास चौथा नंबर क्या है ना, 24 14th नंबर, हु वाज मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड व्हाट डिड सी एडवाइज मिसेस पियर्सन। तो फिट्जगेराल्ड जो थे वो पियर्सन के पड़ोसी थे, और ये एक्चुअली क्या करते थे, थोड़ा सा भविष्य बताने वाले काम करते थे, फॉर्च्यून टेलर थे। तो पियर्सन को ये बात बोले थे, थोड़ा बहुत काउंसलिंग करने से और अपने ऊपर ध्यान देने से आपका भविष्य आपके ऊपर मुड़ सकता है, या फिर आपके तरह से आप जो चाहते हैं वो चीज को आप अचीव कर सकते हैं। तो ये फॉर्च्यून टेलर के बारे में वगैरह। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नरेटर जर्नी इन सिल्क रोड। डिस्क्राइब हिज जर्नी इन ब्रीफ। तो इन ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट। सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिल्क रोड कहानी है, ये सिल्क रोड कहानी में जो नरेटर है, वो नरेटर का पर्पस क्या रहता है, आपको ब्रीफ में बताना है। आप ऐसे बता सकते हो कैसे ना, ये लोग सबसे पहले है, तो सबसे पहले ये लोग शुरू कहाँ से करता है, राहु से करता है। राहु से शुरू किया जाता है, तो जब नैरेटर होता है डेनियल और स्टेथन को लेकर के राहु से निकलता है। हम लोगों ने पहले देखा जहाँ पे लामो ने क्या किया था, एक शिप कोट दिया था कि मैंने उन लोग को ला करके ताकि ठंडा कम लगे। फिर ये लोग राहु से निकल करके कहाँ पहुंचता है, होर। होर में पहुंचने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे डेनियल इन लोगों को छोड़ के चला जाता है वगैरह, और यहाँ पे फिर दारचंद पहुंचता है। एक्चुअली ये पूरा कहानी क्या है ना, जो नैरेटर है उनका अपना कोरा रहता है, कोरा का मतलब एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन या फिर पिलग्रिमेज होता है, उनको कैलाश पर्वत जाना रहता है। सो कैलाश पर्वत जाने के लिए शुरुआत कैसे होता है, राहु से होता है। राहु में कौन रहता है ना, नैरेटर,
आपके पास डैनियल और स्टेथन, जो कि डैनियल बाद में होर बोल के एक जगह जब पहुँचता है उस जर्नी के दौरान, होर में डैनियल चला जाता है एंड दार्चेन में हमारे पास स्टेथन चला जाता है एंड लास्ट में हमारे पास आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाता है तो दार्चेन में एक और इंसान से मिलता है जो अपना कोरा करने आया रहता है, उसका नाम रहता है नॉर्बू एंड फिर नॉर्बू के साथ मिल करके पहले तो ये बीमार हो जाते हैं नैरेटर, फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर नॉर्बू के साथ मिलते हैं, तो फिर लास्ट में ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग भी अपना कोरा परफॉर्म करेंगे। ये बहुत शॉर्ट में इसका आंसर होगा, ओके? क्योंकि आपको शॉर्ट में लिखना बोला तो शॉर्ट में आपको ये करना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ये एक पैसेज है, अब इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद सॉल्व करना है, लेकिन क्या बोला जाता है, रीड द पैसेज गिवन विल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आप इस जो पैसेज को पढ़ेंगे इसको आप क्या करेंगे ना, इसका एक हेडिंग दीजिए और सब हेडिंग दीजिए, मतलब नोट मेकिंग करना है। तो हम लोग पहले बताए थे कि नोट मेकिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये एक हमारे पास पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग को पढ़ना है और इस सब को नोट बनाना है। तो हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे नोट मेकिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा बात बहुत बार रिपीट हो रहा है या फिर किस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इसको पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो जब हम लोग ये पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ये किसके बारे में बात हो रहा है ना, फास्टिंग के बारे में बात हो रहा है। तो जब हम लोग इसका नोट मेकिंग करेंगे ना, हेडलाइन क्या देंगे यानी टाइटल क्या देंगे, फास्टिंग देंगे। फास्टिंग देने के बाद हम लोग नीचे सब टाइटल्स बनाएंगे यानी सब हेडिंग्स बनाएंगे। तो जैसे फास्टिंग का सबसे पहले क्या करेंगे ना, बेनिफिट क्या होगा। अभी जो बेनिफिट होगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे इसको लिखते चलेंगे। मान लेते हैं ऐसे 6-7 हमारे पास बेनिफिट्स होगा। जैसे यहाँ पे पैसेज में पढ़ने से हम लोग को पता चल जाएगा फास्टिंग के बेनिफिट क्या होगा। पहले, ये हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको रेस्ट देता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए वगैरह। ये है जो हम लोग का बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है, नया टॉक्सिन्स अलाउ नहीं करता है। साथ में हम लोग का बॉडी का सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एक्सेस वेट को कमाता है एंड साथ में एक्सेस वाटर को कमाता है। और अगर देखें तो हम लोग का लाइफ स्पेन बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। नाउ हम लोग का जो बॉडी होता है उसको क्लीन करने में, हेल्दी बनाए रखने में एंड सेल ग्रोथ को रिजुविनेट करने में बहुत कुछ मदद करता है। इसके बाद बेनिफिट्स के बाद हम लोग देखेंगे इससे और क्या हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे अदर बेनिफिट्स। अब हम लोग अदर बेनिफिट्स में क्या करेंगे, अब इसमें भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या होगा ना, फास्टिंग जो होता है हम लोग का सेल का ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ में लाइफ स्पेन को भी बढ़ाता है। ये हम लोग का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाता है, साथ में हम लोग का इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एंड हम लोग देखेंगे ना ये क्या होता है, हमें हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। ये अदर बेनिफिट्स में हो जाएगा। फिर जब हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे इस पैसेज को तो हमें पता चलेगा इस पैसेज में फास्टिंग के साथ कंपैरिजन क्या है, स्टारवेशन का। तो हम लोग जब ये नोट्स बनाएंगे तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे स्टारवेशन में और फास्टिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे कि फास्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा, वो एक टाइम बाउंड का होता है, जैसे कोई एक दिन का करता है, कोई हाफ दिन का करता है वगैरह। इसमें क्या होता है, आप सुबह से खाना नहीं खाए, दोपहर के बाद फिक्स खाना खा लेंगे। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है, आपको खाना लॉन्ग समय तक नहीं मिला होता है। इसमें क्या होता है, स्टारवेशन आप खुद का इच्छा से किए पर स्टार सॉरी फास्टिंग, लेकिन स्टारवेशन कोई खुद से नहीं करना चाहता है। एंड साथ में क्योंकि वो एक तरह का भूखमरी होता है। फास्टिंग में क्या होता है, आपको एक साइंटिफिकल प्रोसेस है और स्टारवेशन क्या है, एक गरीबी का सिंबल है या फिर भूखमरी का सिंबल है। फास्टिंग में क्या होता है, आप एक समय के बाद जब खाना खाएँगे, जो एनर्जी का कमी होगा वो पूरा हो जाएगा। और स्टारवेशन में प्रोटीन्स वगैरह का कमी पूरा नहीं होता है। इसलिए बॉडी क्या करता है, अलग-अलग जगह से प्रोटीन, फैट को तोड़ने लगता है। जब तोड़ने लगता है तो इससे हम लोग का शरीर कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होते-होते क्या होता है, हम लोग मर जाते हैं। तो स्टारवेशन जो होता है, वो डेथ को लेके जाता है। मतलब स्टारवेशन से आपको मृत्यु हो सकता है, जबकि फास्टिंग से आपका मृत्यु नहीं होता है। फास्टिंग से आपका लाइफ बढ़ता है, जबकि स्टारवेशन से आपका लाइफ घटता है। सो ये सब हम लोग के बेसिक डिफरेंसेस थे। सब आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके, स्टे